Hello friends, myself Ashwini Kumar from Institute of Medical Sciences and you are watching ऐसे ट्यूटोरियल्स। तो आज का जो अपना डिस्कशन है वो आयनिक बॉन्ड पर है। जैसा मैंने आज मैसेज भी किया था सुबह में कि आयनिक बॉन्ड आज डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड का फुल डिस्कशन होगा यहाँ, इसको देखकर आप अपना नोट्स भी तैयार करते रहें, क्योंकि जो पिछले दो वीडियो जो उसमें मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड कवर कर लिया है, ठीक है, और वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड वंडर वाल फोर्सेस अपन कवर कर लिया है। इसके बाद अपन कोवेलेंट बॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो आप इसी तरीके से फॉलो करते चले आप। अब मैं शेड्यूल वाइज ही पढ़ाऊंगा, आप लोगों का डिमांड भी था कि शेड्यूल वाइज ही पढ़ाया जाए, तो मैं शेड्यूल वाइज ही आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड भाई बनता किस में है, तो नाम ही क्लियर है ना, आयंस कंबाइन करेंगे देन आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म। ओके, सो कैटायन एंड एनायन विल कंबाइन, these two are ions, cations and anions are the type of ions and these two will combine to form ionic bond, ठीक है। अब देखिए जो कैटायन होते हैं वो मेनली कहाँ से आते हैं, एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। जो एनायन है नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि मेटल्स का मोस्टली एस ब्लॉक के मेटल्स का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और देखिए आयनिक बॉन्ड एक तरह से म्यूचुअल फंड का ये है, कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला कौन है आपका, कैटायन, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है भाई, वो एनायन, ठीक है। तो यहाँ आदान प्रदान हो रहा है, कोई लेगा तो कोई देगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये कैटायन बन गया, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो दिस विल बी एनायन, और इन दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक आइडिया जनरेट किया हम लोग। आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि एस ब्लॉक जो है अपना है, एस ब्लॉक, उसमें तो सारे मैंने क्या बोला, मोस्टली एस ब्लॉक किससे बिलोंग कर रहे हैं, कैटायन, लेकिन कुछ एस ब्लॉक के ऐसे भी मेंबर हैं जो कि कोवेलेंट कंपाउंड्स भी फॉर्म करते हैं, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है। और ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं इस ब्लॉक के जो कि क्या फॉर्म करते हैं, आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। इनके आयनिक कंपाउंड्स बहुत ही कम है, इनके आयनिक कंपाउंड्स बहुत ही कम है, और यहाँ मैंने मेंशन कर दिया जो इसके आयनिक कंपाउंड्स है। तो आप क्या कीजिए, इन आयनिक कंपाउंड्स को याद रखिए, देखिए लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम के ये जो दिए हैं यहाँ पर मैंने, ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। और इसके अलावा आपको कुछ भी मिल जाए इसके लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम के, तो वो क्या होगा आपका, दो विल बी कंसिडर अंडर कोवेलेंट कंपाउंड्स। फिर से मैं एक बार बोल दूँ, क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन होता है। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम आपका जो है वो आयनिक कंपाउंड भी बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स बहुत कम है, मैक्सिमम कंपाउंड्स क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो देख लीजिए एक बार, लिथियम का फ्लोराइड, ऑक्साइड, कार्बाइड और हाइड्राइड, ये किस में आएंगे, आपके आयनिक कंपाउंड में आएंगे। ठीक उसी तरह मैग्नीशियम का भी क्या, फ्लोराइड, ऑक्साइड एंड कार्बाइड किस में आएंगे, आयनिक में आएंगे। ठीक उसी तरह बेरिलियम जो है उसके सिर्फ कार्बाइड, बेरिलियम के सिर्फ कार्बाइड, जबकि लिथियम और मैग्नीशियम में क्या था, फ्लोराइड, ऑक्साइड एंड कार्बाइड ऑल। एल्युमिनियम क्या आता है, फ्लोराइड, ऑक्साइड एंड कार्बाइड। तो अब ऐसे ध्यान से, ठीक है, लिथियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम के फ्लोराइड, कार्बाइड एंड ऑक्साइड आएंगे आयनिक में, जबकि बेरिलियम के सिर्फ कार्बाइड्स आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका आयनिक कंपाउंड्स है, जो बच गए वो क्या होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे। क्लियर है। चलिए वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स बन रहा है वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए चलिए देखते हैं एक बार हम लोग। चलिए तो सबसे पहले है कि जो हम डिस्कस कर लिया था कि आयंस कंबाइन करेंगे, तो आयंस कंबाइन कर, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, एक मेटल है, मेटल किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, मेटल को लिए। एक नॉन मेटल लिए जो गैसियस स्टेट में है, नॉन मेटल गैसियस स्टेट में मिलता भी है काफ़ी, ठीक है। अब क्या जो मेटल सॉलिड स्टेट में क्या करना है, मेटल का काम क्या है, मैंने बताया था कि मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ना है उसको, तो इलेक्ट्रॉन कैसे छोड़ेगा वो देखिए ध्यान से एक बार, तो ध्यान से सुनिएगा एक बार, ठीक है, आपको उससे आइडिया मिल जाएगा। अच्छा ओके, तो देखिए कैसे ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो मेटल सॉलिड है, ओके। देन मेटल विल, पहले मेटल क्या करते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलता तब है जब वो गैसियस स्टेट में जाए तब। तो मेटल को क्या कीजिए, हम सब्लिमेशन एनर्जी दिए, उसको गर्म किया, ठीक है। तो उस सब्लिमेशन एनर्जी देने के कारण क्या होगा, हम जानते हैं सब्लिमेशन मीन्स क्या होता है, सॉलिड को गैस में चेंज करना है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के जो एनर्जी चाहिए उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। तो पहले हम सब्लिमेशन एनर्जी दिए, वो मेटल गैस बदल गया, अब मेटल गैस बदल गया, उससे हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फिर मेटल को हम आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो मेटल क्या बन जाएगा, प्लस में इलेक्ट्रॉन छोड़कर। तो दो एनर्जी इन्वॉल्व हुई, एक तो सब्लिमेशन एनर्जी और एक आयोनाइजेशन एनर्जी।
अब आते हैं X2 गैस में, ये पहले से ही गैस है तो इसमें हमको सब्लिमेशन एनर्जी देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले क्या किया, X2 है यहाँ पर, तो 2 बॉन्ड है तो उसको पहले डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी हम, ठीक है। तो क्या होगा, X2 ब्रेक हो गया, X बना लिया, X गैस में आ गया। अब फिर अब ये नॉन मेटल है, जिसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लेना है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस X के पास जाएगा। बोला भैया 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 ले लो मुझे। तो X बोलेगा ठीक है भाई हम तुमको ले लेते हैं, और X क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन लेने के समय जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। तो ये डेल्टा एच मैंने दिखा दिया। तो बन गया यहाँ पर X माइनस, यहाँ बन गया M प्लस। अभी दोनों क्या होंगे, आपस में कंबाइन होंगे, और कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, आपका आयनिक कंपाउंड बना देंगे। और इस कंपाउंड बनते समय एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको, लैटिस एनर्जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो ये समझ में आ गया आपको। तो यानी कि ये जो साइकिल चल रहा है ना, इसको बोलते हैं बोन हैवर्थ साइकिल। जो ये मैंने दिखाया क्या क्या कौन सा एनर्जी कब कब निकल रहा है, यूज हो रहा है, उसको बोलते हैं बोन हैवर्थ साइकिल। अब ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये बेसिक इक्वेशन होता है। और कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो उसके लिए क्या चाहिए, डेल्टा जी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अब डेल्टा जी निगेटिव हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एच निगेटिव हो, डेल्टा एच निगेटिव होना चाहिए। अब देखिए इस फॉर्मूला में पहले देख लेते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, टी तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जबकि डेल्टा एस क्या होगा, निगेटिव। डेल्टा एस निगेटिव क्यों है इस रिएक्शन में, जो मैंने अभी दिखाया था इस वाले रिएक्शन में, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या मेटल सॉलिड में है, मेटल किस में था, सॉलिड में था यहाँ पर, और गैसियस में था, जबकि कन्वर्ट होकर किस में जा रहा है, सॉलिड में जा रहा है। यानी कि पहले कुछ कंपाउंड गैसियस में था, वो कन्वर्ट करके सॉलिड में चला गया है। तो यानी कि जो डेल्टा एस इंट्रोपी जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है, इंट्रोपी निगेटिव होगा। इंट्रोपी बढ़ता कब, जब सॉलिड से गैस चला जाता है। तो इंट्रोपी होता है क्या, बेसिकली रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, ठीक है। तो यदि गैस मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा रैंडमनेस है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल विल वाइब्रेट रैंडमली, तो इसके पास ज़्यादा रैंडमनेस है, ठीक है। तो इसका जो रैंडमनेस ज़्यादा है, इसलिए इसका एस क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि सॉलिड बनने के बाद रैंडमनेस कम हो गया तो उसका एस क्या होगा, कम होगा, एस फाइनल कम हो गया, इसलिए डेल्टा एस क्या होगा, निगेटिव होगा इस रिएक्शन में। तो डेल्टा एस तो पहले से निगेटिव है, इसलिए मैंने मार्क किया यहाँ पर निगेटिव। तो टी टेम्परेचर तो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो ये टी डेल्टा एस टोटली क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। टी डेल्टा एस टोटली क्या हो जाएगा, निगेटिव, और एक माइनस साइन बाहर है, ये माइनस साइन बाहर है, तो इससे कंबाइन करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव हो गया। तो डेल्टा एच में पॉजिटिव कुछ क्वांटिटी जुड़ रहा है, डेल्टा एच में पॉजिटिव क्वांटिटी जुड़ रहा है, और हमको क्या करना है, निगेटिव लाना है फाइनल रिजल्ट निगेटिव होगा तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेल्टा एच को क्या करना है, वो डेल्टा एच जितना ज़्यादा निगेटिव हो, डेल्टा एच जितना ज़्यादा निगेटिव होगा, डेल्टा जी उतना ही ज़्यादा निगेटिव होगा, उतना ही रिएक्शन फॉरवर्ड करेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। टी डेल्टा एस और माइनस मल्टीप्लाई होकर ये जो पूरा वाला पार्ट है, ये पूरा क्या दे दिया हमको, पॉजिटिव वैल्यू दे दिया। उसमें हम ऐड क्या करेंगे, निगेटिव वैल्यू, तभी तो निगेटिव मिलेगा। तो निगेटिव यदि ज़्यादा रहेगा तभी तो निगेटिव मिल पाएगा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, हमको चाहिए -5 चाहिए, तो डेल्टा एस कितना होना चाहिए, -7 प्लस इधर मान लीजिए 1 होना चाहिए, तभी तो -7 प्लस 1 इधर मिल पाएगा। -7 प्लस 2 तभी तो -5 मिल पाएगा। यानी कि डेल्टा एस निगेटिव में ज़्यादा होना चाहिए। ये क्लियर है। उसी को समझने के लिए ये समझ रहे थे बेसिकली हम लोग आइडिया लेने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये हेस लॉ क्या बोला, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MX कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड, उसमें क्या क्या एनर्जी यूज हुआ, डेल्टा एच AC, डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। और हाफ होगा क्योंकि हाफ ही बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पर, तो हाफ ही होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी। अब देखिए सब्लिमेशन एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी होता है क्योंकि हम दिए हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी एनर्जी दिया गया है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी एनर्जी देते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, एनर्जी रिलीज, और लैटिस एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिलीज। और एनर्जी रिलीज को किससे शो करते हैं हम लोग, निगेटिव साइन से। यानी कि क्या हो गया, यदि आयनिक कंपाउंड हमको अच्छा बनाना है यानी कि डेल्टा जी हमको ज़्यादा निगेटिव चाहिए, डेल्टा जी ज़्यादा निगेटिव चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एच भी ज़्यादा निगेटिव चाहिए। यानी कि डेल्टा एच, ये डेल्टा एच का मैं बात कर रहा हूँ, ये ज़्यादा निगेटिव चाहिए मुझे, ज़्यादा निगेटिव चाहिए। तो क्या होगा, जो निगेटिव वाले वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी, वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगा। और ये जो पॉजिटिव वैल्यू है तीनों पॉजिटिव वैल्यू क्या होना चाहिए मेरे, कम होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन कभी आता है MCQ में कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कंडीशंस आर, तो उसमें आएगा कि सब्लिमेशन एनर्जी कम होना चाहिए, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होना चाहिए, लेकिन लैटिस एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूँ। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें क्या है, लैटिस एनर्जी पर डिस्कस करेंगे अलग से। ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या था अभी देखें वहाँ पर कि एक एनायन एक कैटायन कंबाइन कर रहा था, जो प्रोडक्ट बन रहा था उसमें निकला हुआ एनर्जी क्या था, लैटिस एनर्जी। लेकिन उसको रिवर्स भी तो बोल सकते हैं हम, कोई कंपाउंड पहले से बना है उसको तोड़ने में जो एनर्जी लगे दैट इज लैटिस एनर्जी, वो भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों
डिफिनेशन आता है, तो उसको घबराना नहीं है। तो इसलिए मैं डिफिनेशन लिखा हुआ मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू कन्वर्ट 1 मोल आयनिक सॉलिड इनटू गैसियस आयंस। तो घबराना नहीं है आपको, कोई सा भी हो सकता है उसमें। ओके लेट्स मूव टू द। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में आया हुआ है कि जब लेटिस एनर्जी उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बोन हाइवर्ट्स साइकिल से लेटिस एनर्जी को कैलकुलेट करते हो, ध्यान रखिएगा। फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी का कैलकुलेशन काफ़ी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं कि लेटिस एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उस कैलकुलेशन को देखेंगे, लेटिस एनर्जी के कैलकुलेशन को, लेटिस एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए लेटिस एनर्जी का जो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है लेटिस एनर्जी वो देखते हैं हम लोग। तो लेटिस एनर्जी डिपेंड करता है कैटायन और एनायन के साइज पर, चार्ज पर। पहले तो चार्ज पर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन। देखिए चार्ज यदि ज़्यादा हो कैटायन और एनायन के पास तो क्या होगा, आपस में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप भी सोचिए ना, जब चार्ज एक लड़का एक लड़के दोनों के पास चार्ज ज़्यादा है, ज़्यादा अट्रैक्शन है दोनों के ऊपर, तो क्या होगा, बॉन्ड जल्दी बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। तो वही है, चार्ज ज़्यादा है तो आपस में जल्दी अट्रैक्ट होंगे। फिर लेटिस एनर्जी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि साइज बढ़ता है तो चार्ज क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो पाता है। इसी कारण से क्या होता है, लेटिस एनर्जी कम हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। पहले क्या देखना है आपको कभी भी क्वेश्चन करते समय, चार्ज फैक्टर, फिर देखना है आपको साइज फैक्टर। तो देखिए मैंने क्वेश्चन दिया यहाँ पर KF, KCl, KBr, KI। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, चार्ज। तो K पर चार्ज कितना होता है, +1, F पर -1, KCl में भी +1 -1, KBr में +1 -1, +1 -1। अब चार्ज का प्रोडक्ट कीजिए तो क्या होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, साइन हटा दीजिए, साइन का कंसिडर नहीं करेंगे। +1 -1 यहाँ भी क्या होगा 1, यहाँ भी क्या 1, यहाँ भी 1, यानी कि चार्ज का जो प्रोडक्ट है ये क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम जाएंगे किस पर, साइज पर। अब देखिए कैटायन का साइज तो सेम है, क्योंकि कैटायन क्या है हमेशा हर जगह क्या है, K+ ही है, तो कैटायन का साइज तो सेम है, लेकिन एनायन का साइज वेरी कर रहा है, फ्लोरीन ब्रोमाइन है। और एनायन का साइज क्या हो रहा है, इधर जाने पर एनायन का साइज क्या हो रहा है, अपना बढ़ रहा है। एनायन का साइज यदि बढ़ रहा है, साइज यदि बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो इधर से इधर जाने पर लेटिस एनर्जी क्या होगा, आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लिया। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, Na फॉर MgO में। तो पहले क्या करना था, हमको चार्ज देखना है। तो चार्ज देखिए Na पर कितना होता है, +1, F पर -1, तो 1 × 1 तो 1 हो गया। MgO पर कितना होता है, +2, O पर -2, और 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। मैं बोल रहा हूँ साइन कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, आपको बस डिजिट लेना है। तो 2 × 2 4 हो गया, और ये 1 हो गया। देखिए चार्ज किसका ज़्यादा हो गया, MgO पर, तो लेटिस एनर्जी किससे ज़्यादा होगा, MgO का ज़्यादा होगा NaF से। तो पहले आपको चार्ज देखना है, चार्ज में ही हो गया, आप डिफ्रेंशिएट कर लिए, तो नो नीड टू गो फॉर द साइज। अगला क्वेश्चन है Na2S MgCl2। इसमें चार्ज देखिए Na पर +1 चार्ज होता है, S पर सल्फर है तो -2 होगा, तो 1 - 2 को दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा। MgCl2 में Mg पर कितना होता है, +2 चार्ज, Cl पर कितना होता है, -1। जनरल चार्ज लेना है, Cl2 से मतलब नहीं हमको कि 2 × -1 करना, नहीं, जनरल चार्ज कितना तो वो देखना हमको। तो 2 × 1, ये भी 2 के बराबर हो गया, चार्ज सेम, तो साइज पर आएंगे। साइज में देखिए सोडियम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है Mg+2 से, ठीक है। सोडियम का साइज बड़ा होता है Mg+2 से। सल्फर का भी साइज बड़ा होता है Cl-1 से। तो देखिए कैटायन एनायन दोनों का साइज बड़ा हो गया है, ठीक है। तो और साइज बड़ा हो गया तो लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। तो लेटिस एनर्जी किससे ज़्यादा होगा, MgCl2 का ज़्यादा होगा लेटिस एनर्जी, क्लियर है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ये कंपाउंड दिया गया, देखिए इसमें SO4 - SO4 - 2 SO4 - 2 कॉमन है, ठीक है। और बेरिलियम +2 चार्ज, मैग्नीशियम पर +2, कैल्शियम +2, कैल्शियम इस पर +2, तो चार्ज सेम है। सबका प्रोडक्ट कितना आएगा, आपका 4 ही आएगा, आप कीजिएगा तो। चार्ज सेम है तो किसमें जाना है, साइज पर जाना है। साइज में देख लीजिए कैटायन का साइज तो सेम ही है, कैटायन का साइज तो सेम है, तो एनायन का साइज तो सेम ही है, क्योंकि सब में एनायन क्या है आपका, SO4 - 2 ही है। तो आपको किस पर जाना है, कैटायन के साइज पर जाना है। तो देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, और इधर जाने पर क्या होगा, कैटायन का साइज इंक्रीज कर रहा है आपका। कैटायन का साइज यदि इंक्रीज कर रहा है तो लेटिस एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेटिस एनर्जी। तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आयनिक कंपाउंड, कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है आयनिक कंपाउंड के लिए, तो आपको बताना है, क्लियर है। चलिए तो देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बोथ इंक्रीजेज। सही बात है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा होता है आयनिक कंपाउंड के लिए, क्योंकि आयंस के बीच में बॉन्ड बन रहा है। हार्ड भी होता है कंपाउंड, सही बात है। इंसुलेटेड इन सॉलिड स्टेट, ये सही है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा, इसमें गलती होता है एग्जाम में। इंसुलेटेड इन सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर है आयनिक कंपाउंड। काफ़ी लोग सोचते हैं कि नहीं आयनिक कंपाउंड नहीं, आयंस फॉर्म करेगा यानी कंडक्शन करेगा, लेकिन वो लिक्विड स्टेट, एक्वस स्टेट में, सॉरी किसमें, एक्वस स्टेट में। जब पानी रहेगा तभी तो आयनाइजेशन होगा आयनिक कंपाउंड का, जब पानी नहीं है तो आयनाइजेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपको। इसलिए इंसुलेटर होगा सॉलिड स्टेट में, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फास्ट आयनिक रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन, देखिए एक्वस सॉल्यूशन में तो फास्ट आयनिक रिएक्शन देगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल और नॉट, नो, दिस इज द आंसर। क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म उनमें देखने को मिलता है जिनमें क्या हो, बॉन्ड के कुछ डायरेक्शंस हो, बॉन्ड्स जो बन रहे हैं वो डायरेक्शनल बॉन्ड बने, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड। जब अपन नेक्स्ट वीडियो में कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, इसलिए उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट देखने को मिलता है हमें। लेकिन आयनिक बॉन्ड में नो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शनल बॉन्ड्स फॉर्म, बिकॉज आयनिक कंपाउंड क्या हो रहा है,
इनडायरेक्शनल बॉन्ड बनना, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, वो कहीं से भी अटैक हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि चार्ज पर अटैक हो रहा है वहाँ पर। ओके, सो दिस वाज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिएगा उसको अच्छे से। MgCl2 और AlCl3, मैंने बताया था कि मैग्नीशियम के कुछ ही कंपाउंड्स आयनिक है, बाकी बचे सारे कंपाउंड क्या है, कोवेलेंट है। तो मैग्नीशियम का क्लोराइड क्या है, कोवेलेंट है। AlCl3 क्या है, कोवेलेंट है और कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन ये आयनिक, लेकिन एक्वा सोल्यूशन में यदि डाल दीजिएगा आपको MgCl2 को और AlCl3 को आप यदि एक्वा सोल्यूशन में डाल देते हैं तो ये बन जाएगा आपका आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक नेचर एक्वायर कर लेता है। और आयनिक नेचर एक्वायर कर लिया एक्वा सोल्यूशन में तो ये क्या शो करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा आपका, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि MgCl2 और AlCl3 क्या नॉर्मल मतलब बिना एक्वा सोल्यूशन में कंडक्टिविटी शो करेंगे, तो नहीं, क्यों, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है। जबकि आयनिक सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन में तो क्या शो करेंगे, हाँ शो करेंगे, क्योंकि आयनिक एक्वा सोल्यूशन में क्या किस में कन्वर्ट आती है, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू आयनिक कंपाउंड्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl लिक्विड आपका कंडक्शन शो नहीं करेगा, लेकिन HCl एक्वस कंडक्शन शो करेगा, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन में ही आयनाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस थे अपने आयनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। तो इसके पहले मेरा गाइडलाइन सुन लीजिए एक बार, आपका इसका नोट्स भी तैयार कर लीजिए, साथ साथ पढ़ते पढ़ते समझते समझते नोट्स तैयार कर लीजिए, फिर जो क्वेश्चन मैंने करवाए वो कर लीजिए, और फिर और कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं से, ठीक है। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो जरूर नीचे कमेंट करें कि समझ में आया, ये प्लीज़ बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ये जरूर लिखिए नीचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।